दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज है दोस्तों 28 दिसंबर जिसके लिए करंट अफेयर के प्रश्न कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, और आप लोग को लग रहा होगा सर 29 दिसंबर आ गया बट 28 दिसंबर का करंट अफेयर। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल कारण से मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया था और अभी आपको वीडियो या अपडेट दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको करंट अफेयर कैसे भी करके मैनेज करके चलना है। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके माध्यम से आपकी पूरी स्टडी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर क्वेश्चन अभी आप जब भी पढ़ाइएगा तो क्वेश्चन आपको अलग फॉर्मेट में पढ़ाना है। तो दोस्तों आज मैं एक अलग वे में आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही स्थापित होने वाली। सिंपल क्वेश्चन आपसे दे रहा है कि भारत की पहली लिथियम, दोस्तों अभी आपने कुछ साल पहले ही सुना होगा लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे देश में कहीं लिथियम विथियम देखो पाया नहीं जाता। ये एक तरह से आप मान सकते हो कि लिथियम क्या है, बहुत ही दुर्लभ तत्व होता है, बहुत दुर्लभ तत्व होता है। तो लिथियम हमारे देश में पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिथियम रिफाइनरी सेंटर बनाया जा रहा है। ये बन रहा है दोस्तों कहाँ पर, तो याद रखिएगा ये बनाया जा रहा है गुजरात में। कहाँ पर बन रहा है? गुजरात में। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है मणिकरण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो बिजली संबंधी उपकरण भी बनाती है और उससे संबंधित व्यापार भी करती है। या देश में जो भी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्य होते हैं वो ज़्यादातर कार्य यही मणिकरण पावर लिमिटेड जो कंपनी करती है। तो इसने अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और उसी के तहत भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये बनने जा रही है गुजरात में। कहाँ पे बनने जा रही है? गुजरात में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगह का नाम दोस्तों आपको याद हो जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए पीछे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर डिस्क्रिप्शन आप बता दिया करो, बाकी आप डिस्क्राइब मत करो। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं अपने टॉपिक पे चलता रहता हूँ और आपको आसान भाषा में जो है कोशिश करूँगा कि कम से कम बोलने पर आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या दे रहा है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो नाम है ना, ये एक किताब का नाम है। ठीक है, और अगर आप इन व्यक्ति को पहचान रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा ये व्यक्ति कौन है। देखिए इनका फोटो दोस्तों यहाँ पर भी बना हुआ है इस किताब के कवर पेज पर। ठीक है, तो ये मुख्य राइटर हैं। अभी बहुत लोग इनको पहचानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे। दोस्तों ये कौन है? तो याद रखें दोस्तों, ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं। कौन है? ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं, नाम तो सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी को पहले नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और अब कैलाश सत्यार्थी जी पहली बार इस तरह का बुक निकाल रहे हैं जो कि कोविड-19 के ऊपर है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी क्या करता है आपसे राइटर का नाम भी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि इस बुक का प्रमोशन कौन किया है, या फिर प्रमोशन नहीं, इस बुक को लॉन्च कौन किया है, विमोचन कौन सा किया है, कौन किया है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, और हमारे राज्यसभा के उपसभापति, सभापति मत बोलिए, सभापति बोलेंगे तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उपसभापति यानी हरिवंश नारायण सिंह जी की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके इस किताब का विमोचन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या बताया गया है? तो कोविड-19 की वजह से हमारे देश में जो भी संकट पैदा हुआ वो उसके बारे में, जो भी समस्या का सुझाव कैसे दे सकते हैं उसके बारे में, कैसे इससे निपटा जाए उसके बारे में, हमारे देश की फिर कौन कौन से फील्ड प्रभावित हुए, चाहे व्यापार फील्ड हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन हो जाए या इकोनॉमी हो जाए, जो कुछ भी हमारे देश में प्रभावित हुआ कोविड की वजह से, उन सभी तथ्यों के बारे में इस किताब में वर्णन किया गया। तो सिंपल सिंपल दो तीन लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस किताब का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है और विमोचन किसने किया है। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, किताब का नाम मैंने क्या क्या बताया दोस्तों? एक तो आपको किताब का नाम याद रखना है, दूसरा नाम याद रखना है कि इसका कैलाश सत्यार्थी जी का नाम रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों कि किसने इसका विमोचन किया। ये खाली इतना पॉइंट दोस्तों अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दे रहा है दोस्तों MR, ठीक है, MR सैम बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई नाम मिस्टर सैम तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, MR सैम बोलिए, ठीक है, ज़्यादा सही है। तो लिख रहा है MR सैम। एक्चुअली में ये एक फुल फॉर्म है दोस्तों, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जरा आप पॉइंट पकड़िएगा, सरफेस टू एयर, नाम से ही आपको लग गया होगा। सरफेस यानी थल से, टू
एयर यानी हवा में, यानी स्थल से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, मीडियम रेंज की मिसाइल है, तो इसीलिए नाम पड़ा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। यह किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस देश के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो दोस्तों सहयोग क्या है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल बनी तो है भारत में, इसका परीक्षण भी दोस्तों कहाँ पर हो रहा है, भारत में। मीडियम रेंज हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है मध्यम दूरी, तो मध्यम दूरी की यह स्थल से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और अपनी तरह की पहली मिसाइल है। मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से होता है, तो इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश में मिसाइल का परीक्षण होता है उड़ीसा से, ठीक है। तो उड़ीसा भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित कौन सी संस्था काम करती है, तो इसरो मत बोलिएगा, इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसरो अंतरिक्ष से संबंधित काम करती है। ये तोप बनाना हो गया, हेलीकॉप्टर बनाना हो गया, मिसाइल बनाना हो गया, आईएनएस हो गया, पनडुब्बी हो गया, ये जितने भी काम है ये हमारे देश में डीआरडीओ करता है। कौन करता है, डीआरडीओ। तो इस मिसाइल को भी डीआरडीओ ने विकसित किया है, लेकिन किसके सहयोग से उस देश का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों ये किसके सहयोग से बनाया गया है, ये इजराइल के सहयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, याद रखेंगे आपका इजराइल जो है ये राइट आंसर है। इजराइल जो है ये आपका सही उत्तर है। इजराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री समथिंग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। जैसे हमारे देश में डीआरडीओ है, ऐसे इजराइल का भी अपना नाम एक बार आप चेक करिएगा, तो उसके द्वारा दोस्तों ये जो है बनाया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इतनी चीज़ें आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कितने दूर तक की मार कर सकती है, मीडियम रेंज का मतलब क्या है, तो लगभग 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी तरह की मिसाइल हो, विमान हो, कोई जहाज हो, कोई हेलीकॉप्टर हो, कोई ड्रोन हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी मार के गिरा सकती है, ठीक है। तो याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका इजराइल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपाडा, संपाडा कुछ नहीं होता यार, ये गलत लिखा हुआ है, ई संपदा नाम है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इमेज के ऊपर, तो क्या नाम दिया रहा है दोस्तों, ई संपदा नाम है, दिख रहा होगा आपको। तो ई संपदा याद रखें, ई संपदा नाम का एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत के जितने भी प्रमुख वेब पोर्टल और एप्लीकेशन है उनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों लिख रहा है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मंत्रालय है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, कौन है मंत्री, जल्दी बताइए। तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, क्या नाम है, हरदीप सिंह, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप वैसे इनका नाम नहीं, इनका नाम है, प्रेम से आप बोल सकते हो हरदीप, ठीक है। ये पंजाबी नाम ऐसे ही होता है। तो हरदीप सिंह पुरी याद रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरदीप सिंह पुरी इस समय क्या है, वो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया दोस्तों, तो सुशासन दिवस मनाया जाता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन, ठीक है। तो याद रखेगा उसी दिन एक नया वेब पोर्टल ये लॉन्च किया गया, तो इसको आप याद रखेगा काफ़ी। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप किस लिए लॉन्च करेगा, भाई आपके भी तो मन में होगा। जैसे भाई स्टडी 91 का ऐप आया तो कोई पूछे क्यों लॉन्च किया गया, तो भाई कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी 91 का ऐप आया। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए भाई ई संपदा ऐप जो ये मंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं ये किस काम के लिए है, तो दोस्तों क्योंकि यह आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, मतलब उन्हीं के डिपार्टमेंट से संबंधित चीज़ें होंगी। क्या होंगी, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री में होता क्या है, ये मंत्रालय करता है क्या है, ये हमारे देश में सभी को आवास देने की एक व्यवस्था कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्कीम स्टार्ट किया गया है कि सभी के लिए घर की व्यवस्था करना, ठीक है। तो ये जितने भी देश में आवासीय परियोजनाएं चल रही हैं उनका आवंटन कैसे हो रहा है, कितना काम हो रहा है, वो सारा काम, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों जगह जगह कार्यालय बनाए जा रहे हैं, उनका आवंटन किया जा रहा है, मतलब इस तरह के जितने भी काम हैं वो सब काम यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता हैं या जो आम पब्लिक है वो अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकती इससे संबंधित, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनको ऑनलाइन किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वही सारी बातें यहाँ पर दिया जा रहा है जो मैं आपको प्रेम से समझाता हूँ ना अपने कॉमन लैंग्वेज में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं।
ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कि किस राज्य में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट की ऊंची प्रतिमा, कितना दोस्तों, 18 फीट की ऊंची प्रतिमा, याद रखेगा 18 फीट की ऊंची प्रतिमा दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है। कितना दोस्तों, 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये किस स्थान पर किया गया है आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताऊं, ये जो किया गया उद्घाटन दोस्तों, एक मैदान है, बहुत फेमस मैदान है, उस मैदान का नाम है रिज मैदान। क्या नाम है, रिज मैदान। और ऐसा नहीं कि उस मैदान में सिर्फ जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही चित्र लगा हुआ है, इनके चित्र नहीं, इनका ही प्रतिमा लगा हुआ है, इनके अलावा भी कई लोगों, कई महत्वपूर्ण लोगों की प्रतिमाएं वहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई हैं। जैसे वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा आपको मिल जाएगी, वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी प्रतिमा मिल जाएंगी, उसी प्रकार से ये भी हैं। तो जो रिज का मैदान है दोस्तों, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जयराम ठाकुर। क्या नाम है दोस्तों, तो याद रखिएगा जयराम ठाकुर नाम है, वो नाम भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये 18 फीट की दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, 18 फीट की जो है मूर्ति का अनावरण यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर, जिस दिन हम लोग आमतौर पर सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस तथ्य को आप पूरा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि किस राज्य ने हाल ही में PR इनसाइट नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, किस नाम से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, PR इनसाइट नाम दोस्तों आप जरूर से याद रखें, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। PR इनसाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किस के द्वारा लॉन्च किया गया, तो किस राज्य से संबंधित ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पंजाब राज्य का प्रोजेक्ट है। कहाँ का प्रोजेक्ट है, ये पंजाब राज्य का प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और PR इनसाइट दोस्तों, ये अगर मैं इस एप्लीकेशन की खासियत बताऊं तो याद रखिए, जितने भी समाचार पत्र एजेंसियां हैं या पोर्टल हैं, वेबसाइट हैं, उनको एक स्थान पर एकीकृत किया गया है इस PR इनसाइट के माध्यम से। इसके अलावा याद रखिए, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम है कैप्टन अरिमंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमरिंदर, ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, ने इसको लॉन्च किया। और पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही हैं, उस पर उन वहाँ के रहने वाले नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सोच रहे हैं, उन सारे चीज़ों को करने के लिए दोस्तों ये PR इनसाइट ऐप लाया गया। और यहाँ पर दोस्तों ये भी सुविधा सुविधा दिया गया है कि अगर पब्लिक को कोई जो है सुझाव देना है तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं, शिकायत दर्ज कराना है तो शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो PR इनसाइट याद रखेगा, पंजाब राज्य की तरफ से लाया गया है, ठीक है। ये तो बड़ा आम क्वेश्चन है दोस्तों, ये उतना खास नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा, अगर वित्त मंत्रालय ने किस सरकार को अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी। आप कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया कि क्वेश्चन ये क्यों पूछा जा रहा था। एक्चुअली दोस्तों मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुद्दा ये था कि आप जानते हैं कि हर साल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जारी होती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में होता क्या है कि कौन सा राज्य कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, तो वो सारी कंपनियों को आकर्षित कर लेता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब जहाँ पर वह राज्य जहाँ पर बिजनेस करना बहुत आसान हो, बहुत आसान हो, वो राज्य ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एकदम टॉप पर होता है। तो दोस्तों कई सारे राज्य क्या कर रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उनका पोजीशन था वो नीचे था, तो उसको सुधारने के लिए उनको खर्च करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब तो ऊपर आ पाएंगे। तो ऊपर आने के लिए दोस्तों उनको खर्च करना, तो वही है कि सुधारों को लाने के लिए दोस्तों किस राज्य को अतिरिक्त राशि उधार लेने के लिए मंजूरी केंद्र सरकार ने दी कि भाई तुम भी पैसा लो लेकिन तुम अपने में सुधार करो। तो याद रखिए जो ये कार्य किया गया दोस्तों, ये राजस्थान के लिए किया गया, ठीक है। तो राजस्थान, इसके अलावा दोस्तों इसमें 5 राज्य पहले से भी थे, जैसे तमिलनाडु ने सुधार किया, मध्य प्रदेश ने किया, कर्नाटक ने किया, और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत वाले पूरे एक साथ याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र से अलग हुआ तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल छोड़ दीजिएगा, केरल बहुत टॉप पे रहता है तो केरल छोड़ दिए, बाकी ये नीचे के 5 हो गए, ठीक है। और ऊपर से तो मध्य प्रदेश ले लीजिए, ठीक है।
अब राजस्थान भी आ गया इसमें, तो राजस्थान भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कहने का इसका मतलब है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर नाम याद रखें दोस्तों, दो नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है इसरो ने किस संस्थान में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र बनाने की घोषणा किया है, इसरो। और दोस्तों इसरो इस तरह की घोषणा किया है, ये हमारे उत्तर भारत के लिए बहुत खास बात है, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जो बनारस है ना, वहाँ पर जो आईआईटी बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना होगा आपने, ये वहाँ पर आईआईटी भी है। तो याद रखिए आईआईटी बीएचयू में या उसके प्रांगण में आप कह सकते हो कि एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र बनाने जा रहा है अंतरिक्ष के लिए, एक शैक्षिक क्षेत्रीय केंद्र बनाने जा रहा है इसरो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के चीज़ें तो आपको याद ही करना चाहिए, और इसी तरह की चीज़ें परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। यहाँ आईआईटी बीएचयू आप याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ कोविन को मजबूत बनाने के लिए एक प्रतियोगिता आरंभ किया है, ठीक है। तो दोस्तों कोविड से निपटने के लिए चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन अभी कोविन को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों एक प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है, और इसमें एक डिपार्टमेंट का नाम ऑलरेडी दे रहा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये तो है ही है, एक और डिपार्टमेंट को इसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को प्रचार प्रसार के लिए हमको आईटी मंत्रालय की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ये दोनों लोग मिल करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से कोविन को मजबूत करने के लिए एक प्रतियोगिता ये दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो आप जो है इसको 2 नंबर वाला टिक करने वाले हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय करिए, ज़्यादा सही है, ठीक है। आगे देखिए, कर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र में छात्रवृत्ति में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? मतलब भाई देखिए, छात्रवृत्ति बटेगा मतलब कि बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात हो रही है। आप अगर किसी बच्चों को 100 रुपया देंगे, तो 100 रुपया में से कितना पैसा राज्य सरकार देगी, कितना पैसा केंद्र सरकार देगी, भाई मुद्दे की बात है ना। कितना राज्य सरकार देगी, कितना केंद्र सरकार देगी, ये आपके लिए मुद्दे की बात है। तो कैसे पता करेंगे, और नहीं कैसे पता, तो मान लीजिए डिसाइड होता है पहले से, तो कैसे ये ध्यान में रखेंगे। तो याद रखें दोस्तों, मैं आपको पूरा मामला समझा दे रहा हूँ कि इस बार जो ये अनुसूचित जाति के लिए, देखिए ये एससी के लिए शुरू हुआ है, एसटी के लिए नहीं। एसटी बोलता तो साफ तौर पे बोलता अनुसूचित जनजाति। ये मामला कहाँ संबंधित है, एससी का मामला है। तो याद रखेगा कि एससी के जो बच्चे होंगे उनके लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दिया गया है, और काफ़ी पैसा खर्चा किया जा रहा है, लगभग 55-60 हज़ार करोड़ के आसपास का कुछ अमाउंट था, ठीक है। और अगले 5 वर्षों तक जो है इसे किया जाएगा। 60% गवर्नमेंट करने वाली है, गवर्नमेंट मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी जो है राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो 60-40 का रेशियो बना, तो यहाँ पर आप याद रखेगा आपका 60% क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 60% आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आगे की वीडियोज़ भी आप देखते रहिए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको टाइम पे थोड़ा सा वीडियो मिलते रहे, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 1-2 दिन 3 दिन जो है इस महीने में ख़त्म होने वाले हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, उसको थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।